नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन प्रदीप जोशी कौन हैं? इन्हीं प्रदीप जोशी को नीट यूजी पेपर लीक की जांच की कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उसी संस्था का चेयरमैन जांच भी कर रहा है। कम से कम इतना तो लिहाज रखना चाहिए था कि अब तक इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनटीए की जवाबदेही तय की जाएगी? और एनटीए में किसकी जवाबदेही तय होगी? एनटीए के चेयरमैन की या किसी क्लर्क की? यह 2014 का इंडियन एक्सप्रेस है। मिलिंद घटवाई की रिपोर्ट कहती है कि आरटीआई की जानकारी से पता चला है कि 2006 में प्रदीप जोशी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी की सिफारिश पर बनाया गया था। 5 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद वे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए। उसी समय आरटीआई से यह जानकारी आई कि उनके नाम की सिफारिश आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी ने की थी कि प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो उस समय जबलपुर के रानी दुर्गावती महाविद्यालय से जुड़े थे। विनोद जी ने अपनी सिफारिश में यह भी लिखा था कि प्रदीप जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी नीट पेपर लीक के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इन प्रदर्शनों में एनटीए के चेयरमैन के खिलाफ कोई नारे लग रहे हैं या नहीं। प्रदीप जोशी का भी संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहा है। प्रदीप जोशी 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, फिर 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। वहां से निकलते ही सीधे पहुंचे दिल्ली यूपीएससी, जहां 5 साल आयोग के सदस्य रहे। इसके बाद अगस्त 2020 में यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए। इस पद पर अप्रैल 2022 तक रहते हैं और 2023 में एनटीए के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। कमाल की प्रतिभा इनमें रही होगी या इनका प्रभाव रहा होगा कि यह व्यक्ति 2006 से किसी न किसी संस्था का चेयरमैन या सदस्य रहा है। 3 साल तक एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, यानी 2026 तक प्रदीप जोशी एनटीए के चेयरमैन रहेंगे। इतना लंबा अनुभव होने के बाद भी प्रदीप जोशी चेयरमैन के पद पर क्या कर रहे थे? आज ही शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की कार्यशैली, परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 7 सदस्यों का एक पैनल बनाया है, यानी हेडलाइन कल बड़ी छपने वाली है। यह पैनल 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा, तो धीरज रखिए। यह जवाबदेही तय करने की कोशिश है या जवाबदेही के सवाल से भटकाने की, इस पर भी जरा सोचिए। जिस हाई पावर कमेटी ने ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों का रीटेस्ट करना प्रस्तावित किया था, उसके चेयरमैन कौन थे? प्रदीप जोशी थे। इसकी जांच कब होगी और कौन करेगा कि ग्रेस मार्क्स का आधार कैसे तय हुआ? क्या आपको लगता है कि प्रदीप जोशी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच होगी या जवाबदेही तय होगी? दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस टाइप के भी बयान दे रहे हैं कि एनटीए की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा, और एनटीए हो या एनटीए में कोई बड़ा व्यक्ति, नीट प्रकरण में जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नीट और एनटीए को लेकर पहली बार तो सवाल नहीं उठा। आपको लगता भी है कि कार्रवाई होगी। कहीं आप भ्रम में तो नहीं हैं। अब आप देखिए, मामीडाला जगदीश कुमार जेएनयू के वीसी थे, वहां से यूजीसी का चेयरमैन बना दिए गए। यूजीसी ने अपनी परीक्षाओं यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट को कराने का जिम्मा एनटीए को सौंप दिया। कायदे से यूजीसी को एनटीए पर ज्यादा सवाल उठाने चाहिए। इन दिनों योग दिवस पर काफी ट्वीट कर रहे हैं मामीडाला। 18 जून को इन्होंने ट्वीट किया कि यूजीसी नेट की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई है, मगर इसके बाद परीक्षा रद्द हो जाने के बारे में इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। रद्द हो जाने की खबर को केवल रीट्वीट कर रहे हैं। 10 से ज्यादा ट्वीट रीट्वीट तो योगा डे पर कर चुके हैं। अब आप राहुल गांधी के इस बयान को इन्हीं संदर्भों में समझने का प्रयास कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की,
यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारा सवाल है कि प्रदीप जोशी की जवाबदेही कौन तय करेगा? कहां की जवाबदेही तय होगी? क्या इनके सारे कार्यकाल की जांच नहीं होनी चाहिए? उन परीक्षाओं की भी जो इनके चेयरमैन रहते हुए अलग अलग राज्यों में आयोजित हुई, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और एनटीए की जांच कौन करेगा? इतने योग्य व्यक्ति के चेयरमैन रहते हुए 9 दिनों में एनटीए की 3 परीक्षाएं रद्द या स्थगित हुई हैं। 23 जून को नीट पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा होने जा रही है। उम्मीद है इस बार तैयारी पुख्ता होगी। जिस परीक्षा को पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र हुआ जाता है, उसकी परीक्षा भी रद्द हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा टेलीग्राम पर पर्चा आ गया था, मूल पर्चे से मिलाया तो मेल खा गया, इसलिए रद्द करनी पड़ी। क्या यह काफी नहीं था कि इसी बात पर एनटीए के चेयरमैन को पद से हटा देना चाहिए था? आइए आज पेपर लीक के जरिए विश्व गुरु बनने चले भारत को देखते हैं। आपको दिखेगा कि यहां गुरु बनने का मतलब सबको मूर्ख बनाने जैसा लगता है। विश्व गुरु मतलब दुनिया को मूर्ख बनाने वाला। क्या आप जानते हैं कि सीएसआईआर के नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा क्यों रद्द हुई? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए यह परीक्षा होती है, इसलिए रद्द हुई क्योंकि बहुत से छात्र 1.5 घंटे तक लॉगिन नहीं कर पाए। विज्ञान के स्नातक यह परीक्षा देते हैं। 2 लाख छात्र प्रभावित हुए। एनटीए ने तकनीकी गड़बड़ी बताकर परीक्षा रद्द कर दी। एक्सप्रेस में एक और खबर छपी है। नीट और नेट परीक्षा पर लगे आरोपों के चलते 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होने वाली CUET की परीक्षाओं के नतीजे आने में देरी लग सकती है। यह परीक्षा 15 और 31 मई को हुई है। 30 जून को रिजल्ट की तारीख प्रस्तावित है। क्या इस बार भी सेशन लेट हो सकता है? तो यह है आपका भारत। भारत में शिक्षा की व्यवस्था परीक्षा की अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। पढ़ाई लिखाई से लोगों को इतना ही मतलब होता है कि कोर्स के सिलेबस में राजनीति के हिसाब से बदलाव हो, और होता भी है तो उन्हें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती कि पढ़ाई का स्तर कितना घटिया हो रहा है। एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव किया। इसके निदेशक ने बयान दिया कि पॉजिटिव सिटीजन तैयार करना उनका मकसद है। यह पॉजिटिव सिटीजन क्या होता है? किसी को कुछ पता नहीं मगर कुछ भी बोल देना है। नागरिक कब से नेगेटिव और पॉजिटिव होने लगा? क्या संविधान में इसकी कोई रूपरेखा तय की गई है? क्या इस तरह की परीक्षा व्यवस्था के रहते आप चोर के अलावा कुछ और बन सकते हैं? जहां पैसा देकर लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं, सिफारिश से प्रोफेसर बन जा रहे हैं, तो ये कौन सा सिटीजन हुआ? पॉजिटिव सिटीजन हुआ या नेगेटिव सिटीजन हुआ? ऐसा नहीं है कि परीक्षा का विवाद पहली बार उठा है। 10 साल से हर महीने उठता रहा है, लेकिन 1 दशक में भी परीक्षा की मजबूत और ईमानदार व्यवस्था विकसित नहीं की जा सकी। तब आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप धर्म की राजनीति के नशे में मदहोश थे। इस समय भी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन की आंधी चल रही है। आप इस वीडियो को ठीक से देखिए और पूरा देखिए। रील्स देखने के चक्कर में आपके बच्चों का जीवन 60 सेकंड की कहानी में सिमट कर रह गया है। इससे बचना है तो हमारा लंबा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए। यूपी से यह खबर है। दैनिक जागरण के गाजियाबाद एडिशन की हेडलाइन है कि उत्तर प्रदेश में अब एक ही एजेंसी के भरोसे नहीं होगी परीक्षा।
4 एजेंसियां संभालेंगी काम। इस हेडलाइन को पढ़कर लगता है कि एक एजेंसी परीक्षा कराती थी तो पेपर लीक आसान था, तो 4 एजेंसियां कराएंगी। कितनी गंभीरता से सोचा गया होगा, जैसे पेपर लीक कराने वाला तंत्र या गिरोह बाकी 3 एजेंसियों तक नहीं पहुंच पाएगा। 10 साल बाद प्रतियोगी परीक्षा कराने की नीति ही बन रही है, क्योंकि यूपी में सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस खबर में जो उपाय बताए गए हैं उन्हें पढ़कर लगता है कि भारत को पहली बार इनके बारे में पता चला है, सूर्योदय हुआ है। खबर यह भी है कि यूपी में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में गुजरात की एक टेस्टिंग एजेंसी एडुटेस्ट पर शक है। यूपी ने इसे ब्लैकलिस्ट किया है। इसका मालिक और आरोपी विनीत आर्या अमेरिका भाग गया। जब यूपी की एसटीएफ जांच कर रही थी तब यह विनीत आर्या अमेरिका कैसे भागा? सीधा जो बाइडेन को फोन करना चाहिए। असम की पुलिस अगर दिल्ली आकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर सकती है तो यूपी की एसटीएफ ने इसे अमेरिका भागने कैसे दिया? ऐसी कितनी कंपनियां अब देश में परीक्षा कराने लगी हैं? इनके मालिकों का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, इसकी भी अब जांच होनी चाहिए। अगर नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा नहीं होता तो सरकार को याद भी नहीं आता कि परीक्षा में पेपर लीक या चोरी से जुड़े मामले में सजा के लिए जो कानून बना था उसे नोटिफाई भी करना है। इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति ने कानून को मंजूर किया, लेकिन 21 जून को इसे लागू किया गया। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी लंबा ट्वीट किया है। उसका एक बिंदु यह है कि जब यह कानून 21 जून को नोटिफाई हुआ तब शिक्षा मंत्री ने यह झूठ क्यों बोला कि कानून नोटिफाई हो गया है? विधि व न्याय मंत्रालय को उसके नियम बनाने रह गए हैं। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि परीक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता कहां है। यही अगर मंदिर से जुड़ा कोई मसला होता या गौ रक्षा के नाम पर किसी गरीब मुसलमान का घर गिराने का मुद्दा होता तो अदालत के फैसले से पहले, दोष साबित होने से पहले सारा गोदी मीडिया हल्ला करता और सरकारें बुलडोजर लेकर गरीब मुसलमान का घर गिरा देती। घर गिराने के लिए अतिक्रमण का बहाना भी निकाल लिया जाता। लिखकर रख लीजिए, एंटी मुस्लिम नशे के पीछे देश की जवानियां बर्बाद कर दी गईं। 24 लाख छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। 50 लाख छात्र यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। बिहार में अक्टूबर में सिपाही भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक हुआ। 6 लाख छात्र हिस्सा ले रहे थे, दोनों पेपर रद्द हुए। इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा में 9 लाख छात्र शामिल होने वाले थे। इन्हीं परीक्षाओं में शामिल छात्रों को जोड़ लीजिए तो यह संख्या करीब 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। वैसे यह संख्या इससे भी ज्यादा है। दरअसल यही हुआ। 10 साल में मजबूत सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार क्या कर रही थी? सड़ी हुई परीक्षा व्यवस्था ने उसकी पोल खोल दी है। बात बात में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था होने का दंभ भरने वाला भारत एक परीक्षा तक ईमानदारी से नहीं करा पाता है। 10 साल बाद आप पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खबरों के केंद्र में देख रहे हैं। जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई। उसके 1 साल बाद जुलाई 2021 में नए शिक्षा मंत्री बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान। उसके पहले वे पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। उस समय पेट्रोल की महंगाई लोगों की जान ले रही थी, मगर मंत्री जी ने एक बयान दिया कि सर्दियां कम होंगी तो पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। उसके बाद से न जाने कितनी सर्दियां आकर चली गईं, पेट्रोल के दाम 95 रुपए से नीचे नहीं गए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिभा को दूसरी बार समझने का मौका मिल रहा है। मंत्री जी की लाइन लगातार बदलती जा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर उनके शुरुआती बयान इस तरह के थे जैसे अब की बार 400 पार हो गया है। फिर उनके बयान में कुछ बदलाव हुआ और वे इस तरह के बयान देने लगे जैसे इस बार 400 नहीं 370 आया है। इस बीच नीट की परीक्षा से जुड़ी ऐसी खबरें आने लगीं कि धर्मेंद्र प्रधान का बयान तीसरी बार बदलकर इस तरह हो गया जैसे उन्हें पता चल गया हो कि इस बार 240 सीटें ही आई हैं, गठबंधन की सरकार है। अब मानने लगे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं और जांच हो रही है। सवाल है कि इस मामले की जांच अभी तक किसी केंद्रीय एजेंसी के हवाले क्यों नहीं की गई? क्या इसकी चिंता नहीं कि देरी होने से सबूत मिटाए जा सकते हैं? मंत्री की यह गंभीरता बताती है कि 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।
4 जून से 22 जून आ गया। मजबूत सरकार और कड़े निर्णय लेने वाली सरकार अभी तक जवाबदेही तय नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई है और 6 जुलाई से नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। सरकार ने काउंसलिंग जारी रखने का ऐलान किया है। मोदी सरकार से परीक्षा का यह विवाद संभल नहीं रहा है। उन छात्रों की सोचिए जिन्होंने चोरी नहीं की, केवल पढ़ाई की, मेहनत की। अगर परीक्षा रद्द हुई तो उन पर क्या बीतेगी। उन छात्रों की ज्यादा सोचिए जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे और वे डॉक्टर बन जाएंगे। 18-19 साल के छात्र इन सब वजहों से इस वक्त कितना तनाव में होंगे। 10 साल से देश में राष्ट्रवाद की राजनीति का विकास किया जा रहा था। इतनी नैतिकता तो आ ही जानी चाहिए थी कि पैसे लेकर डॉक्टर बनने से अंकिलों के बच्चे इनकार कर देते। बुद्धिमान लोग बहुत पहले कह गए हैं कि राष्ट्रवाद और धर्म का इस्तेमाल राजनीति में वही करते हैं जो महाधूर्त और ठग होते हैं। सूत्र वाक्य में कहें तो राजनीति में राष्ट्रवाद ठगों का आखिरी ठिकाना होता है। इसे आप किसी भी संदर्भ में, किसी भी निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। हरियाणा के झज्जर का यह स्कूल है हरदयाल पब्लिक स्कूल। इसी स्कूल के सेंटर पर 6 अभ्यर्थियों को 720 में से 720 अंक आए। इसके अलावा 2 अभ्यर्थियों को 718 और 719 नंबर आए, जिसके बारे में कहा जा चुका है कि संभव ही नहीं, क्योंकि एक सवाल गलत करने पर 5 नंबर कटते हैं। तो आपको 715 आएगा, 716, 718, 719 नहीं आएगा। द वायर के श्रुति शर्मा और अंकित राज की इस रिपोर्ट के बाद क्या आपने सुना कि ईडी सीबीआई की टीम छापा मारने गई थी? क्या हरियाणा राज्य की पुलिस इसकी जांच कर रही है? इस स्कूल की संस्थापक अनुराधा यादव हैं। इनके बारे में जानकारी मिली है कि ये भी बीजेपी के लिए निगम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांट रही थी। इनके भतीजे शेखर यादव भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। शेखर की पत्नी नेहा यादव भी बीजेपी से जुड़ी हैं। शेखर यादव की फेसबुक प्रोफाइल से यह पता चलता है कि वे रोहतक से भाजपा के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा के नजदीकी रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शेखर ने अरविंद शर्मा के लिए प्रचार किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शेखर यादव विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। श्रुति शर्मा ने लिखा है कि शेखर यादव ने उनसे कहा है संगठन चाहेगा तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। शेखर यादव ने कहा कि स्कूल परिवार का है, लेकिन मैं स्कूल का हिस्सा नहीं हूं। हमारे परिवार में तो बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन स्कूल में मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब यहां एक सवाल उठता है। एनटीए के जो चेयरमैन हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। संघ में उनकी पैठ रही होगी, बीजेपी में उनका संपर्क रहा होगा, तभी वे 23 सालों से इस तरह के आयोगों के अध्यक्ष बनाए जाते रहे। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि एनटीए ने नीट की परीक्षा के लिए जिन केंद्रों को चुना, क्या उसके पीछे राजनीतिक कारण रहे होंगे? क्या उन सेंटर को उन्हीं लोगों के हवाले किया गया जो बीजेपी से जुड़े लोगों के रहे होंगे? इसकी जांच होनी चाहिए। तमाम प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न होना चाहिए। झज्जर में 3 स्कूलों पर परीक्षा का केंद्र बनाया गया। पहली बार इस जिले में नीट का सेंटर बना। 2 अलग अलग बैंकों में 2 सेट प्रश्न पत्र रखे गए थे। एक सेट का इस्तेमाल इमरजेंसी में पेपर लीक होने की स्थिति में बांटने के लिए रखा गया था, मगर दोनों ही सेट बांट दिए गए। इस कारण देरी हुई और एक सेंटर के छात्रों को ग्रेस मार्क मिला। वायर की रिपोर्ट में दावा है कि 2 सेंटर में देरी हुई, मगर दूसरे सेंटर के छात्रों को भी प्रश्न पत्र मिलने के बाद ग्रेस मार्क नहीं दिया गया। कम से कम इसी सेंटर से जुड़े सवालों के सारे जवाब अभी तक मंत्री के पास आ जाने चाहिए थे और उन्हें देश को बता देना चाहिए था। हम नहीं जानते कि देश भर के बाकी 4000 से अधिक केंद्रों पर क्या हुआ होगा। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा, नीट पेपर लीक का मामला आपस में जुड़ गया है। हमने पहले के एपिसोड में भी आपको बताया है। बिहार में परीक्षा होते ही पेपर लीक की जांच होने लगी और गिरफ्तारियां भी। नीट मामले में 22 वर्ष के अनुराग यादव नाम के लड़के ने माना है कि एक दिन पहले ही उसे पेपर मिल गया। अनुराग के फूफा सिकंदर यादवेंदु ने उसे कोटा से समस्तीपुर बुलवाया और एक दिन पहले नीतीश कुमार, अमित आनंद से मिलवा दिया, जिन्होंने उसे कथित तौर पर पेपर और आंसर शीट दे दिए। समस्तीपुर में ही अनुराग का परीक्षा केंद्र था। अगली सुबह जब उसे परीक्षा पत्र मिला तब सवाल वही थे जो उसने लीक पेपर में देखे थे। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ताजा गिरफ्तारी रोहतास जिले से हुई है। एनटीए ने बिहार पुलिस की मदद में देरी क्यों की? क्या इसी बात के लिए
चेयरमैन की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए और उन्हें पद से नहीं हटा देना चाहिए था। इस सवाल का जवाब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा नहीं मांग रहे, बल्कि तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि सिकंदर यादव के लिए गेस्ट हाउस तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने बुक करवाया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिसे जो जांच करनी है कर ले। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें गिरफ्तार अमित आनंद और बिहार के एक और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साथ देखे जा सकते हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि राजनीतिक तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, जिन्होंने गलत किया है कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? हर काम देरी से हो रहा है, केवल आरोप तेजी से फैलाए जा रहे हैं। अभी तक इन पहलुओं की ठोस जांच हो जानी चाहिए थी। आज की खबर है, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एडीजीपी एनएच खान ने धर्मेंद्र प्रधान को सारी जानकारी दी है। यह जांच की रफ्तार है। मई का मामला है। 22 जून को एडीजीपी मंत्री को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मंत्री ने उन्हें बुलाया है। पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहे। बीजेपी के लिए यह मुद्दा क्यों नहीं बना? प्रधानमंत्री ने इतना ही कहा, पेपर लीक रोकने के लिए उनकी सरकार ने सख्त कानून बनाए। लेकिन जिस वक्त वो ये कह रहे थे, यानी चुनाव में, कानून तो लागू भी नहीं हुआ। 21 जून को लागू किया गया। जब राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाना शुरू किया, तब गोदी मीडिया ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? यूपी में अखिलेश यादव तमाम रैलियों में पेपर लीक को मुद्दा बना रहे थे। कितने संपादकों ने 2 लाइन लिखे कि विपक्ष कितनी जरूरी बात को उठा रहा है। कितने एंकरों ने प्रधानमंत्री से इसे लेकर सवाल पूछे और इसे लेकर हेडलाइन बनाई। 80 इंटरव्यू कम नहीं होते। किसमें पेपर लीक को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, जरा आप भी चेक कीजिए। राहुल गांधी ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों से मुलाकात की और उनसे समझा कि मामला क्या है। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला यही तो था। पैसे देकर सॉल्वर भेजकर कई लोग डॉक्टर बन गए। पता नहीं उस समय के पास वे छात्र इन दिनों कहां और किस टाइप की डॉक्टरी कर रहे हैं। इन सभी को एनसीईआरटी के निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए ताकि वे इन्हें पॉजिटिव सिटीजन बना सकें। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं
मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक का तंत्र इन 10 सालों में विकसित और परिपक्व हो चुका है। कई राज्यों की परीक्षाओं का हाल तो और भी बुरा है। सोचिए, जिस देश में लोग चोरी से पैसे देकर डॉक्टर बन जा रहे हैं, लेक्चरर बन जा रहे हैं, उस देश के अस्पतालों और यूनिवर्सिटी का क्या होगा। हमने 10 सालों में राष्ट्रवाद का विकास किया है या पेपर लीक गिरोह का विकास किया है? आज इस मसले पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? अपने 10 साल का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन अपनी सरकार के समय चुप हो गए। हर बात में कहने वाले लोग कि विपक्ष कहां है, मुद्दे नहीं उठाता, उन्हें जाकर विपक्षी नेताओं के, खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण सुनने चाहिए कि वे लगातार पेपर लीक का मसला चुनाव में उठाते रहे 3 महीने तक। कांग्रेस का आरोप है मोदी सरकार के 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। हमें दुख है इस बात का कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेपर लीक जो हो रहा है उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है लोगों को डराने के लिए, लेकिन पेपर लीक वालों के लिए बुलडोजर और बुलडोजर की चाबी खो गई है। बुलडोजर इनका गायब है। और याद रखना नौजवानों, ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए गए हैं। परीक्षा आयोगों की हालत को लेकर छात्र 2015 से ही आंदोलन करने लगे। केंद्र में एसएससी के खिलाफ और राज्यों में तमाम आयोगों के खिलाफ। लेकिन धर्म की आंधी ऐसी चलाई गई कि इन मुद्दों पर सरकार ने ठोस तरीके से ध्यान नहीं दिया, मीडिया ने भी नहीं। सबको यकीन हो गया था कि भारत का युवा और उनके डियर मम्मी डैडी अब धर्म की राजनीति के परमानेंट गुलाम हो चुके हैं। उनके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, वे चुप रहेंगे, बोलेंगे तभी जब उनकी आस्था आहत होगी। 2014 से 2024 के बीच आप इन परीक्षा व्यवस्थाओं पर मेरी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। हर रिपोर्ट में इन्हीं बातों को दोहराता रहा हूं। आज हमारे समाज की धार्मिकता और नैतिकता का ढोंग सबके सामने आ गया है। लोग पैसे देकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनवाने का ख्वाब देखते हैं और हम उम्मीद करते हैं इन्हीं लोगों से कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले की गंभीरता को समझेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।